we're doing the female part, that is pistil. लास्ट क्लास में हमने स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट किया था. इस क्लास में हम पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम को कंप्लीट करेंगे. तो गाइनोशियम इज द फीमेल वॉल, और फीमेल वॉल में वी आर टॉकिंग अबाउट कार्पेल और द पिस्टिल, जिसके अंदर हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, राइट? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. This is a carpel or a pistil. There is stigma, there is style, elongated part is style, and basal bulge part is ovary. So we have three parts: stigma, style, and ovary. Stigma is the receiving or sticky surface. Okay, so this is the receiving end. Receptive surface, receptive माने जो रिसीव करे. Style is elongated, and we have ovary, which is basal bulge part. So all of this combined makes carpel, and ovary can be two types: monocarpellary or multicarpellary. दो तरह की ओवरी हो सकती है. वन इज मोनोकार्पेलरी एंड द अदर इज मल्टीकार्पेलरी. मोनोकार्पेलरी का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल कार्पल हो, जस्ट लाइक दिस. दिस इज मोनोकार्पेलरी. एंड देयर इज मल्टीकार्पेलरी. इसके अंदर देयर कैन बी मेनी कार्पल्स. मेनी कार्पल्स लाइक यू कैन सी हियर. यहाँ पे देयर आर मेनी स्टिग्मा. ठीक है, और ये जो स्टिग्मा है ये ऑल्दो इनका स्टाइल सबका सेम है, तो दिस इज फ्यूज्ड. ठीक है, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कार्पल्स अलग अलग है, कार्पल्स डिफरेंट है. तो दिस इज मल्टी कार्पलरी. और अब मल्टी कार्पलरी ओवरी जो होती है जिनके अंदर एक से ज्यादा कार्पल होते हैं. मोनोकार्पलरी इज हैविंग सिंगल कार्पल एंड मल्टी कार्पलरी हैज मेनी कार्पल्स. ठीक है, ये कार्पल कहलाता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ठीक है, ये पूरा एक कार्पल है. अब एक कार्पल एक फ्लावर में या ज्यादा उसके पीसेस पे भी है मोनोकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी. मल्टीकार्पलरी इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज सिनकार्पस एंड द अदर इज एपोकार्पस. सिनकार्पस मींस कार्पल्स आर फ्यूज्ड. कार्पल्स आर फ्यूज्ड. and apocarpus means carpels are free, not fused. सिंक का मतलब होता है म्यूजिक सिंक करते हैं हम. ठीक है, हम डेटा सिंक करते हैं, तो सिंक का मतलब होता है जुड़ना. तो सिंक कार्पस मींस कार्पल्स बीइंग फ्यूज्ड, and apocarpus means that carpels are free. Tanishka, Pritika, is this clear? Yes sir. Yes sir. अब इनके एग्जाम्पल्स याद कर रहे हैं. तो अगर हम देखें तो इसका पेपेवर, सिनकार्पस का वी हैव एन एग्जांपल मल्टीकार्पलरी. दिस इज पेपेवर. एंड एपोकार्पस में वी हैव मिशेलिया. दो एग्जांपल जो बुक में दिए हैं वो है पेपेवर फॉर सिनकार्पस एंड मिशेलिया फॉर एपोकार्पस. इन दोनों की डायग्राम भी हमें याद रखनी है, कौन से डायग्राम किसके हैं, क्योंकि बुक में के डायग्राम एज इट इज पेपर में देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, सो वी हैव लाइक दिस. यू कैन सी ए जो है हिबिस्कस का है. पहला डायग्राम है फॉर हिबिस्कस. हिबिस्कस इज द चाइना रोज. हिबिस्कस क्या होता है? चाइना रोज. ठीक है. बी इज पेपेवर, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्पल स्टिग्मा अलग अलग है कार्पल्स, बट ऑल ऑफ देम आर फ्यूज्ड. ये सिनकार्पस ओवरी है, एक नहीं. इसके अंदर ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट दिख रहे हैं सबके स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सारे के सारे एक जगह पे ऊपर फ्यूज हो रहे हैं, सारे के सारे जुड़े हुए हैं. दिस इज सिनकार्पस. तो बी इज पेपेवर,
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मल्टी कार्पेलरी है, पर एक एक को तुम इंडिविजुअल देख सकते हो सबका पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सारे अलग अलग है, फ्यूज नहीं है, तो दे आर एपोकार्पस। दिस इज एपोकार्पस। एपोकार्पस किसका एग्जाम्पल है? मिशेलियम। तो ये जो डायग्राम बना है ये किसका है? मिशेलियम। ठीक है, तो अभी तक हमने बस यही पढ़ा कि देयर आर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पूरा कार्पल या पिस्टन कहलाता है। दो तरह का होता है, मल्टी कार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी के एग्जांपल सिनकार्पस, एपोकार्पस। मोनोकार्पेलरी में यू कैन राइट मैंगो एंड कोकोनट, अगर तुम्हें लिखना हो एग्जांपल, तो मैंगो एंड कोकोनट आर एग्जांपल ऑफ मोनोकार्पेलरी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगर हम बात करें ओवरी के अंदर क्या होता है, व्हाट इज देयर इनसाइड द ओवरी? अराइजिंग फ्रॉम ओवरी आर द ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स कैन बी मेनी और वन, सिंगल। तो हमें एक बात याद रखनी है कि ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजिया होता है। मेगास्पोरेंजिया को हम ओव्यूल बोलते हैं। मेगास्पोरेंजिया मतलब जिससे हमारा फीमेल गेमिंग्स बनेंगे। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया को हम ओव्यूल्स भी बोलते हैं। Ovules can be one in wheat, paddy, mango, or they can be many in watermelon, papaya and orchids. ठीक है, तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि what are ovules? Ovules are nothing but they are megasporangium present in the ovary. Megasporangium of the ovary is the ovule. A megasporangium of the ovary can be, ovule can be single ovule, or they can be many ovules. Single ovule के example were again paddy, wheat and mango. तो example सबसे ज़्यादा important है याद करने बायो में और डायग्राम। तो paddy that means rice, wheat and mango, और मेनी ओव्यूल के एग्जांपल है पपाया। अच्छा, तुम खुद देखो, वाटरमेलन के अंदर एक सीड होते हैं या बहुत सारे सीड होते हैं? बहुत सारे। पपाया में एक सीड या ज्यादा सीड? ज्यादा सीड। तो सीड्स जो होते हैं वो ओव्यूल से बनते हैं। किससे बनते हैं? ओव्यूल से। तो अगर किसी में सीड ज्यादा है दैट मींस उसके अंदर ओव्यूल्स भी ज्यादा। ठीक है, और अगर हम बोले राइस और व्हीट में कितने सीड होते हैं? एक ही सीड होता है जो हम खाते हैं, है ना। तो ये व्हीट, मैंगो में भी एक ही सीड होता है, तो दे हैव वन ओव्यूल ओनली। ठीक है, ओव्यूल पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू सीड। ओव्यूल बाद में सीड बन जाता है। तो ये चीज में हम याद रखेंगे। तो अब अगर हम बात करें ओव्यूल की ही, तो हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है एनाट्रोपस ओव्यूल का। हम पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। सर, हाँ बोलो। इससे पहले वाला पॉइंट समझाना। कि एक सीड है या एक से ज्यादा, ये वाला? नहीं सर, इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन कैविटी ऑफ द inside the inside the ovary there is ovarian cavity. The placenta is located inside the ovarian cavity. हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ओवरी के अंदर बात करें, ओवरी में, तो ओवरी के अंदर एक तो यहाँ पर प्लेसेंटा मिलेगा। प्लेसेंटा इज द टिश्यू जो कि हमारा कनेक्टिंग टिश्यू का काम करता है बिटवीन ओव्यूल एंड द ओवरी। यहाँ पे प्लेसेंटा से राइज कराने वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है ओव्यूल। अब कुछ प्लांट्स में, कुछ फ्रूट्स में एक ही कैविटी होती है, जैसे कि मैंगो के अंदर एक ही कैविटी में एक सीड है ना। पर अगर तुम देखो टोमेटो, ठीक है, तो टोमेटो को जब हम काटते हैं तो उसमें एक कैविटी दिखती है, तीन दिखती है, बीच में लाइंस होती है, ये तीन चार कैविटीज दिखती है, तो वो मल्टी लॉक्यूलर हो गया। वो क्या हो गया? मल्टी लॉक्यूलर। और ये हो गया सिंगल लॉक्यूल यानी सिंगल कैविटी। तो जो कोकोनट है उसकी सिंगल कैविटी होती है। ठीक है, कोकोनट का सिंगल कैविटी है और इसकी सिंगल कैविटी है मैंगो की। तो जिनके अंदर एक सिंगल कैविटी होती है उन्हें बोलते हैं मोनोलॉक्यूलर, और कुछ जिनके अंदर एक से ज्यादा कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड, तो मैं इसको भी लिख ही देता हूँ वर्ड्स में। तो ओवरी हैव कैविटीज जिनको हम बोलते हैं लॉक्यूल्स
in which ovules arise. ठीक है, और इसके बेसिस पर अगेन वी कैन क्लासिफाई एज मोनोलॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर ओवरी. तो मोनोलॉक्यूलर ओवरी हैज वन कैविटी and multilocular cavity has many cavities. फिर किस लिए होती है कैविटीज? जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट होगा, ओव्यूल के लिए प्रेजेंट होती है. ओव्यूल इनके अंदर प्लेसेंटा होता है जिसमें ओव्यूल अटैच. मतलब जहाँ पे ओव्यूल्स एकोमोडेट हो सके वो वाली जगह लॉक्यूल होती है. हाँ, वो ओव्यूल. तो मोनोलॉक्यूलर एंड मल्टीलॉक्यूलर टू टाइप्स ऑफ ओवरीज आर देयर. ठीक है, इसके भी एग्जांपल यू कैन मेक. जैसे टोमेटो में भी यहाँ एग्जांपल इज टोमेटो, और इसका एग्जांपल यू कैन अगेन गिव मैंगो एंड कोकोनट. ठीक है, तो मोनोलॉक्यूलर एंड मल्टीलॉक्यूलर ओवरीज आर देयर. अब हम बात कर रहे हैं ओव्यूल की. नोट कर लिया? तो ये डायग्राम बना है बुक में, और ये डायग्राम को बोला गया है दिस इज एन एग्जाम, दिस इज अ डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. इसका एग्जांपल डायग्राम है, डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है? एनाट्रोपस का मतलब होता है इन्वर्टेड. अब ये इन्वर्टेड ओव्यूल क्यों दे रहे हैं हमें? कंफ्यूज करने के लिए. एक्चुअल में हमारा जो ज्यादातर ओव्यूल जो होता है दैट इज स्ट्रेट. ऐसे हम बात करते हैं ओव्यूल यहाँ पे पाया जाता है, मेगास्पोरेंजियम यहाँ पाया जाता है, राइट. तो इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि कुछ प्लांट्स में एनाट्रोपस ओव्यूल होता है. एनाट्रोपस माने इनके अंदर ओव्यूल इन्वर्टेड होता है. ज्यादातर में ओव्यूल ऐसा होता है इसके अंदर चलाजा ऊपर और माइक्रोपाइल नीचे हो. ठीक है, पर कुछ केसेस में ओव्यूल ऐसा होगा दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल. मतलब पॉइंट इज दिस, जो नॉर्मल यहाँ पे हमें चलाजल पोल नीचे दिख रहा है, तो नॉर्मल ओव्यूल में चलाजल पोल किधर होगा? ऊपर. अच्छा, अगर हम बात करें, मीटिंग अभी मत चलाना क्योंकि मैं चला रखा हूँ. नीचे समेट लेना, चीजें देख लेना. अच्छा, और माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर रीजन जो होगा, माइक्रोपाइल वो नीचे होगा. इसमें चलाजल नीचे है और माइक्रोपाइल ऊपर है, पर यूजुअली माइक्रोपाइल नीचे होता है और चलाजल ऊपर. ये वाली बात सबको दिमाग में क्लियर है? तो सारी चीजें उल्टी है इस वाले डायग्राम एनाट्रोपस. अब पॉइंट इज दिस, हमने बोला यहाँ पे प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से अटैचमेंट होगी. ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लेसेंटा से जो अटैचमेंट का पॉइंट होता है उसे बोलते हैं हीलम और फ्यूनिकल. एक स्टॉक होती है फ्यूनिकल, और एक रीजन होता है हाइलम जहां से हमारा ये ओव्यूल अटैच होता है. ठीक है, टू प्लेसेंटा. ठीक है, अब इसके ऊपर कवरिंग होती है. ठीक है, और ये कवरिंग्स को बोलते हैं चलाजा, सॉरी इंटेग्यूमेंट. इन्हें क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट. तो डबल कवरिंग होती है इसके ऊपर. एक होता है आउटर इंटेग्यूमेंट और एक इनर इंटेग्यूमेंट होता है. एक आउटर इंटेग्यूमेंट, एक इनर इंटेग्यूमेंट. ठीक है, अच्छा, सेंटर में जो रीजन है उसके अंदर हमारा होता है एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गेमीटोफाइट. फीमेल गेमीटोफाइट वो बॉडी होगी जिसमें फीमेल का गेमीट बनेगा. दिस इज नॉट फीमेल गेमीट.
जैसे pollen is male gametophyte, तो what is female gametophyte? It is the embryo sac. ठीक है, तो और तुम्हें याद होगा pollen grain के अंदर मेल गेमीट्स बनते हैं, ऐसे ही एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गेमीट्स बनेंगे, ठीक है। और इसके जस्ट बाहर, एम्ब्रियो सैक के जस्ट बाहर एक अनडिफरेंशिएटेड सेल की लेयर होती है नोन एज न्यूसेलस, वो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन एक ओवरी, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लेसेंटा जहां से ओवरी ओव्यूल से अटैच होता है, वो स्टॉक, वो जो स्टिक या स्टॉक माने इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। जहां पे फ्यूनिकल ओव्यूल से फ्यूज करता है उसे बोलते हैं हाइलम, ठीक है। अच्छा, अब नीचे की साइड माइक्रोपाइलर एंड होता है, ऊपर की साइड चलाजल पोल होता है, ठीक है। अच्छा, एक ओव्यूल के अंदर कवरिंग्स है और कवरिंग्स को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। दो कवरिंग्स है, एक आउटर इंटेग्यूमेंट और एक इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट के बाद एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की लेयर आती है जिसे बोलते हैं न्यूसेलस, और सबसे सेंटर में प्रेजेंट है हमारा एम्ब्रियो सैक व्हिच इज द फीमेल गेमेटोफाइट। तो एक बार इनके सर न्यूक्लियस के बाद प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, न्यूक्लियस के अंदर। हां, न्यूसेलस के बाद अंदर एम्ब्रियो सैक। तो एक बार इनके वर्ड भी लिख लेते हैं कि कौन सा क्या कर रहा है। तो मेगास्पेरेंजियम में या ओव्यूल में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। तनिष्का समझ आ रहा है? क्योंकि वैसे तो लास्ट क्लास से कुछ लिंक नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम मेल किया था। समझ आ रहा है वैसे ओवरऑल? यस सर। सर एक बार ये अपना वाला डायग्राम दिखाओ। हो गई। अच्छा, तो ओव्यूल is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. तो हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा से विद अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल की पॉइंट समझ आया, फ्यूनिकल क्या करता है, प्लेसेंटा और ओव्यूल को अटैच करता है। अच्छा, जहां पे ये लिखा है, यहाँ पे जहां पे द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल, ओव्यूल की बॉडी जहां पे फ्यूनिकल से फ्यूज करती है, that region is hilum, that region is hilum, ठीक है। each ovule has one or two protective covering called integuments, एक या दो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है, इसमें बोलते हैं आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स। अच्छा, इंटेग्यूमेंट्स encircle the ovule except at the tip where there is a pore called micropyle and the base is called the चलाज। कह रहे हैं इंटेग्यूमेंट हर जगह प्रेजेंट है, पर इंटेग्यूमेंट एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है, जिस रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल, ठीक है। और माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट एंड्स पर हमारा होगा चलाज। क्या होगा? चलाज। Enclosed within the integument is a mass of cell called nucellus, very important. और nucellus have abundant food reserve material. तो न्यूसेलस का फंक्शन क्या है? जैसे टेपिटम का था, जैसे एक और चीज थी, क्या थी टेपिटम के अलावा? वेजिटेटिव सेल का था, राइट। तो न्यूसेलस का भी वैसे ही फंक्शन है, न्यूसेलस फूड रिजर्व प्रोवाइड करता है फॉर द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक में जब गेमेटोफाइट से गेमीट बनेंगे तब तो न्यूसेलस में खाना है उसके लिए। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गेमेटोफाइट। एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिविजन। ओव्यूल का यूजुअली एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर
थ्रू रिडक्शन डिवीजन, माने मेगा मायोसिस की बात करो, कैसे बनता है मायोसिस। तो कह रहे हैं एम्ब्रियोसैक जो बनता है वो किससे बनता है, मेगास्पोर से, मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी। और कैसे बनता है, मायोसिस से। इट इज सेम एज पॉलन मदर सेल वाला। All right. Yes. तो हम ही कह रहे हैं कि ओव्यूल जो है वो किससे बनता है, एक सिंगल मेगास्पोर से। नहीं, ओव्यूल जो होता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से बनता है इन माइक्रोपोलर रीजन, माइक्रोपाइलर रीजन, एंड एमएमसी अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन। वही लाइन को मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, मतलब वो लाइन जो एक लाइन इतनी क्लियर नहीं लिखी हुई उसको यहाँ पे ज्यादा क्लियरिटी से लिखा हुआ है। ऊपर भी यही कह रहा था कि ओव्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर, यहाँ पे भी लिखा है ओव्यूल जनरली फॉर्म फ्रॉम या डिफरेंशिएट फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। तो ये कह रहे हैं कि जब ओव्यूल आया कैसे, एम्ब्रियोसैक आया कैसे। तो पहले ये पूरा रीजन न्यूसेलस होता है, ये पूरा रीजन क्या होता है, न्यूसेलस। ठीक है, जब अर्ली प्लांट की बात हो रही है, प्लांट डेवलप नहीं हुआ था इतना, तो पहले सारा रीजन क्या होता है, न्यूसेलस में से कोई एक सेल जो है वो साइज में, हेलो हेलो हेलो, अच्छा, तो न्यूसेलस का एक सेल कहलाता है, डिप्लॉयड होता है, और उसे बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल साइज में क्या हो जाता है, यूजुअली ग्रो करता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, 11 to 12 में कोऑर्डिनेशन की नेक्स्ट। निकल नहीं हुआ, निकल पास में उसके आगे। हाँ हाँ, ऑलराइट। तो मेगास्पोर मदर सेल मायोसिस अंडरगो करता है एंड इट फॉर्म्स 4 सेल्स। क्या बना लेता है, 4 सेल्स बना। जब मायोसिस हो गया तो इसके अंदर अब डिप्लॉइड जो था वो क्या हो गया, वो हैप्लॉइड हो गया। ठीक है, पहले 2 सेल्स बनते हैं जिन्हें बोलते हैं मेगास्पोर डायड। मायोसिस 1 के बाद क्या बनेगा, मेगास्पोर डायड। फिर मेगास्पोर डायड माने ग्रुप ऑफ 2 मेगास्पोर्स, मायोसिस 1 के बाद। फिर एक और बार मायोसिस 2 कंप्लीट होगा जैसे ही, तो ये बन जाएगा
मेगास्पोर टेट्रैड। ठीक है, मेगास्पोर एक सेल था और तनिष्का ये तुम्हें याद होगा कि एक मेगास्पोर डिवाइड होके चार, मतलब मायोसिस से एक सेल से चार सेल्स बनते हैं फाइनली, ये हमने 11th में भी पढ़ा। तो फाइनली जो चार सेल्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। इन चार में से तीन डीजेनरेट कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, तीन डीजेनरेट कर जाते हैं, सिर्फ एक बचता है। ऑन द अदर हैंड पॉलीग्रेन फॉर्मेशन में चारों पॉलीग्रेन बनते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक जो है वो एम्ब्रियो सैक बनता है, इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि चार में से 3 out of 4 डीजेनरेट, 3 out of 4 डीजेनरेट माने दे आर ऑफ नो यूज, दे गेट वेस्टेड, एंड फाइनली एक बच जाएगा which will form our embryo sac। तो एम्ब्रियो सैक बना न्यूसेलस के सेल से ही है, और ये न्यूसेलस के सेल से जो बना है, न्यूसेलस के सेल डिप्लॉइड थे और ये क्या हो गया था, हैप्लॉइड। तो ये ग्रो करेगा साइज में एंड इट विल फॉर्म, जो एक सेल था वो पूरा एम्ब्रियो सैक बना लेगा। क्या बना लेगा, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। एम्ब्रियो सैक कैसे है, हैप्लॉइड। क्यों, क्योंकि न्यूसेलस के अंदर रिडक्शन डिवीजन से एम्ब्रियो सैक बना। ठीक है, ये डायग्राम सबने बना लिया। सर न्यूक्लियस से एमएमसी तक कैसे पहुंचे? न्यूसेलस का एक सेल विडो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करता है और वो एमएमसी बन जाता है। एक सेल डिफरेंशिएशन करके एमएमसी बनता है? हाँ। ओके, मतलब सर कोई एक पर्टिकुलर सेल होता होगा जो बनता होगा? नहीं, कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई भी एक सिलेक्ट हो जाता है। जब एक सिलेक्ट हो जाता है तो बाकी सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि एक का काम शुरू हो गया है। ये सब हार्मोन्स के थ्रू हो रहा है। तो अगर एक सिलेक्ट हो गया तो वो कुछ केमिकल रिलीज करेगा कि बाकी को पता चल जाएगा कि अब और डिफरेंशिएट नहीं होता। ठीक है सर। ये बना लिया सबने, हिमांशु, कृतिका, तनिष्का? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये सारे पॉइंट क्या लिखे हैं, नोट्स में भेज दूंगा। देखो लिखा है ओ, हमने अभी बात करी थी, ओव्यूल डिफरेंशिएट फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। और ये सब रीजन कौन से रीजन में हो रहा है, चलाजल एंड में या माइक्रोपाइलर एंड में? ये इस वाले एंड पे हो रहा है, इस वाले पे, नीचे वाले पे। और तो ये हो रहा है माइक्रोपाइलर एंड, किस पे हो रहा है, माइक्रोपाइलर। और ऊपर वाला एंड क्या होता है, चलाजल। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि तो न्यूसेलस के अंदर, न्यूसेलस के सेल्स का डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। कुछ याद आ रहा है, डेंस साइटोप्लाज्म टेपिटम का भी होता था और वेजिटेटिव सेल का भी होता था और न्यूसेलस का भी है। तीनों का फंक्शन भी सेम है, एक्टिंग एज अ फूड रिजर्व, है ना। और तीनों का न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट, और एक का तो बल्कि मल्टी न्यूक्लिएटेड था टेपिटम। ठीक है, MFC undergoes meiotic division, meiosis results in 4 megaspores, and female gametophyte कैसे बनता है इसके अंदर, ठीक है, क्या कह रहा है, in majority of flowering plants only 1 megaspore is functional while other 3 degenerate, only the functional megaspore develops into embryo sac। ठीक है, तो this is called monosporic development। The method of embryo sac formation from single megaspore is termed as monosporic development। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक पे हम थोड़ी सी देर में आएंगे, पर पहले तुम मुझे डायग्राम बना के दिखाओगे। एक तो एनाट्रोपस ओव्यूल का, इस साल साथ स्टार्टिंग से ही काम करके चलेंगे, बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो पहले तुम एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बना के दिखाओगे मुझे, फिर तुम एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन का, पहले ये कंप्लीट करो। 5 मिनट में डायग्राम ड्रॉ करके मुझे चाहिए।
एक ये डायग्राम बनाना है और एक और बता दो। ये 3 स्टेप्स, ये एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन के हैं या वो मेगास्पोरोजेनेसिस के, मेगास्पोर डायड, मेगास्पोर टेट्राड। तो 2 डायग्राम हो गए हमारे पास, एक तो ये और दूसरा ये अलग बनेगा और ये अलग बनेगा। ठीक है, ये बना
ये बन गया तनिष्का, कृतिका, सर डूइंग। मानसू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, बट वो थोड़ा सा मतलब स्कूल में ऐसे बनवाया था, कोई तो एक नहीं, बार देखना सही है, मैं आपको सेंड करूँ। मैं भेज देख। अभी आया नहीं मेरे पास। यस सर, भेज दी। हाँ ठीक है, ओके सर। पर एम्ब्रेसर फॉर्मेशन का भी बनाओ जो मैंने। यस। ये तुमने अभी दोबारा बनाया स्कूल वाला पिक्चर? नहीं सर, अभी दोबारा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं इनका। तो अब अगर हम बात करें इसके आगे क्या होता है, अभी हमारे पास मेगास्पोर, एक मेगास्पोर मदर सेल था, मेगास्पोर डायर, मेगास्पोर टेट्राइड। अब मेगास्पोर टेट्राइड में से एक सेल बच गया, मान लिया 1 2 3 4 चले गए, एक बच गया, वो एक सेल ये रहा एम्ब्रियोसाइट। एम्ब्रियोसाइट के अंदर फर्दर डेवलपमेंट, एम्ब्रियोसाइट के अंदर 2 डॉट्स, एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होंगे, 2 न्यूक्लियस 4, और 4 न्यूक्लियस 8 में डिवाइड होंगे। तो अभी एम्ब्रियोसाइट फॉर्मेशन चल रहा है, ये इसके आगे कंटिन्यू होगा। कुछ भी नहीं करना, इरेगुलर शेप बना के 2 न्यूक्लियस, फिर 4 न्यूक्लियस, फिर 8 न्यूक्लियस, ये हमारे हो गए एम्ब्रियोसाइट। अब ये 8 न्यूक्लियस कैसे अरेंज हो जाते हैं ये जानना जरूरी है। सुनो मेरी बात, ये 1 2 3 जो है माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाते हैं, 3 जो है चलाजल एंड पे चले जाते हैं, ठीक है, और 1 2 सेंटर में आ जाते हैं। तो जो माइक्रोपाइलर एंड पे जाते हैं वो एक एम्ब्रेटस। अच्छा, माइक्रोपाइलर एंड में एग चला जाता है, साइनेट्रिड चले जाते हैं, और नीचे मॉड्यूल चले जाता है। आज से 3 चैप्टर का टेस्ट है, तो उससे कार्बन कभी भी देख लीजिए।
तो साइनर्जिड्स एग, अच्छा मैं रिपीट करता हूँ, इसको बनाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा है एम्ब्रियो सैक, और इसके अंदर न्यूक्लियस हो गए 8, कितने हो गए 8, we now have 8 न्यूक्लियस। अभी जो 8 न्यूक्लियस हैं ये आपस में कैसे अरेंज हो जाते हैं ये याद रखना है, 3 नीचे 3 ऊपर 6 और 2 सेंटर में। सर हाँ सर ये जो पहले 2 न्यूक्लियस थे ये कैसे बने स्टार्टिंग में, बिल्कुल जैसे उसके बाद से 4 स्टार्ट हुए। जो मेगास्पोर टेट्राएड में से एक बचा था उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, दैट विल डू कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा। तो न्यूक्लियर माइटोसिस वाला, हाँ सर माइटोसिस वाला, हाँ माइटोसिस वाला। तो ये सारे के सारे, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड था और ये सारी की सारी न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड बनेंगे क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस सिर्फ एक बार हुआ। अब ये सारे 8 के 8 सेल्स माइटोसिस से बने हैं। हाँ माइटोसिस से बने, माइटोसिस का सिर्फ कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। हाँ ओके सर, ठीक है। अब इसके अंदर जो, अगर हम ऊपर वाले एंड को ऊपर वाले ही बनाए तो ऊपर वाला चलाचल होता है। अब हम एनाट्रोपस से किस में आ रहे हैं, नॉर्मल लोब्यूल में, तो नीचे वाला क्या होता है, माइक्रोपाइलर है। चलाचल एंड में देयर आर कितने सेल्स, 1 3 सेल्स हो जाते हैं, और ये 3 सेल्स कहलाते हैं एंटीपोडल्स। तो इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, कितने, इन 3 न्यूक्लियस के अंदर सेल वॉल बन जाती है, दैट इज साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे सेल वॉल बनने से ये 3 सेल बन जाते हैं एंटीपोडल, क्या बन जाते हैं, एंटीपोडल। नीचे वालों पे भी सेल्स आ जाते हैं, सेल की लेयर बन जाती है, एंड दे फॉर्म, 2 ऑफ देम फॉर्म साइनर्जिड एंड 1 इज एग सेल, एक एग, and there are 2 are synergids। ठीक है, तो इनके भी न्यूक्लियस, साइनर्जिड्स के अंदर देर आर हैंड लाइक, ऐसे पिलाई लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जिन्हें हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस, एग सेल, चलाजल एंड, अब बचे बीच में 2, इनके ऊपर सेल वॉल नहीं बनती। ठीक है, किन पे सेल वॉल नहीं बनती, सेंटर वालों पे, तो ये न्यूक्लियस ही रह जाते हैं और इन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, तो एंटीपोडल्स आर हैप्लॉइड, साइनर्जिड्स आर हैप्लॉइड, एग इज हैप्लॉइड। ठीक है, और ये पूरा सेल, अगर मैं सोचूं तो ये न्यूक्लियस इसी सेल के रह गए, पूरे सेल के। ठीक है, तो ये पूरा सेल के अंदर जो 2 न्यूक्लियर है, पोलर न्यूक्लियर, ये डिप्लॉइड बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पेयर्ड क्रोमोसोम, न्यूक्लियर ऐसे अलग अलग है पर ये एक फ्यूज होकर एक न्यूक्लियर बना लेते हैं, तो ये पोलर न्यूक्लियर जो है अब डिप्लॉइड हो गया क्योंकि 2 न्यूक्लियस जो है ज्वाइन हो चुके हैं, दे हैव फ्यूज्ड। अब पर इनके ऊपर सेल वॉल नहीं बनी, इनकी सेल कौन है, ये पूरा वाला सेल इनका सेल है, ये पूरा बड़ा सेल, क्योंकि ये इसी के सेल के थे जो बार बार डिवाइड होकर बने थे, बाकी सब पे सेल वॉल बन गई पर इसके सेल वॉल और सेल नहीं बना। तो अब टोटल ये जो एम्ब्रियो सैक का मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर कितने न्यूक्लियस, कितने सेल्स आ गए, इनको एक बार हम, सर हाँ बोलो। ये फिलीफॉर्म एपैरेटस क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस अभी उसकी बात करेंगे। ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है एक सेल के अंदर। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है, इट हैज 3 एंटीपोडल्स। ठीक है, इट हैज 2 न्यूक्लियाई, या फिर बोले 3 एंटीपोडल्स
1 egg cell, ठीक है, 3 synergids, तो सॉरी 2 synergids, ठीक है, एंड 2 polar nuclei, ठीक है। 4 चीजें याद रखनी है, 3 एंटीकोडल्स, 1 एक्सेल, 2 साइनर्जिड्स और 2 पोलर न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियस देखे जाए तो 8 है। कैसे? इसके न्यूक्लियस कितने हो गए? 3 न्यूक्लियस, ठीक है, इसका 1, इसके 2 न्यूक्लियर और इसके 2, तो टोटल न्यूक्लियस कितने हैं जो यहाँ पे थे? 8 न्यूक्लियर हो गए, ठीक है। और सेल कितने हैं? 3 सेल इसके, 1 सेल इसका, 1 सेल पोलर न्यूक्लियाई का, अच्छा 2 सेल साइनर्जिड्स के और पोलर न्यूक्लियाई का एक बड़ा वाला सेल। तो न्यूक्लियस टोटल है 8 और सेल्स टोटल है 7। तो वी हैव 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल स्ट्रक्चर, दिस इज मैच्योर एम्ब्रियो साक। तो 7 सेल्स, 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को मैच्योर एम्ब्रियो साक बोलते हैं। तो ये वाली बात समझ में आ रही है कृतिका, तनिष्का, हिमांशु, जसलीन? यस ठीक है सर, एक बार लेफ्ट साइड वाला पूरा पेज दिखा दो। सर इसका लेफ्ट वाला डायग्राम, ये वाला, यस सर, हो गया। तो तुम्हें बुक के डायग्राम ही बनाने हैं। तो जब हम अपने एम्ब्रियो साक फॉर्मेशन शुरू करना है तो 1 2 3 4, ये तो बड़े छोटे छोटे हैं, 4 और ये 3 7, ये 8, ये 9 डायग्राम। तो 7 सेल्स, 8 न्यूक्लियाई, 9 डायग्राम्स, ठीक है। तो याद रखना ये हमारा एम्ब्रियो साक फॉर्मेशन में रहेगा। अब इसको कंटिन्यू कर लो, इसका यही डायग्राम। वैसे बुक के डायग्राम कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ाए, पर हमें बुक के डायग्राम बोर्ड में बनाने हैं अगर बोर्ड में जा रहे हैं, ठीक है। और फिलिपॉम एपरेटस का क्या फंक्शन है वो भी हम जस्ट डिस्कस करते हैं पॉलिनेशन से पहले। ये देखो, तो फिलिफॉर्म apparatus, what is the function of filiform apparatus? तो साइनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स, इनको बोला जा रहा है कि सेल थोड़ी थोड़ी जगह से थिक हो जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, और ये बनाते हैं फिलिफॉर्म apparatus, और ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब की एंट्री इनटू दी साइनर्जिड्स। चलाजे लेंस के, अच्छा तो मतलब क्या है, तुम्हें याद होगा कि अभी हम पॉलिनेशन में से पढ़ने वाले हैं, आगे आएगा इसका पूरा डायग्राम भी है, ये रहा, ठीक है। तो यू सी जब पॉलन ट्यूब एंटर करती है तो पहले वो फिलिफॉर्म एपरेटस में करती है और एग सेल इससे दूर होता है। तो फिलिफॉर्म एपरेटस इसको गाइड करते हुए किसके पास लेके जाएगा? एग के पास, लाइक दिस, और फिर इधर से पॉलन ट्यूब से मेल गैमीट जाके यूज करेंगे विद द एग, ठीक है। तो फिलिफॉर्म एपरेटस का काम क्या है? टू गाइड द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द एग सेल, ठीक है। तो अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर से हम स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन को लेके जाएं या कोई लेके जाए, तो दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन
इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अच्छा, पॉलिनेशन अलग अलग टाइप से होता है। तो पॉलिनेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स या 2 टाइप्स मेन। ऑटोगैमी, गिटोगैमी एंड जीनोगैमी। 3 है, ऑटोगैमी, गिटोगैमी एंड जीनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी इज सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेम प्लांट, सेम फ्लावर इज ऑटोगैमी। ठीक है, और गिटोगैमी में देयर इज सेम प्लांट, डिफरेंट प्लांट। And xenogamy is same plant, sorry, different plant, different plant, different plant, different plant. This is xenogamy. अब ऑटोगैमी, ये बात तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्या हो रहा है? पॉलिनेशन। अगर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में, तो दैट इज ऑटोगैमी। एक ही प्लांट के बट डिफरेंट फ्लावर में, तो गिटोगैमी। और डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स होंगे तो वो होगा जीनोगैमी। अच्छा, ऑटोगैमी के लिए 2 तरह के, ऑटोगैमी में एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लावर्स की बात करते हैं, दैट इज क्लिस्टोगैमी। Clistogamous flowers, these flowers do not open at all. These flowers do not open at all. इनको ओपन होने की जरूरत क्या है? अगर किसी को सेल्फ पॉलिनेशन ही करना है किसी प्लांट को, तो उसे फ्लावर को ओपन होने की क्या जरूरत है? वो फ्लावर बंद ही रहे, और अगर वो फ्लावर बंद ही रहे, जैसे सेपल्स में वो बंद रहे, उसे अपनी पेटल्स को खोलने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर इसका स्टिग्मा और इसी के अंदर इसका एंथर भी है। तो एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और वो पक्का स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा। तो ऐसे फ्लावर्स कहलाते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। कौन इन्हें बनाता है? ऑक्सैलिस और वोइला जो है वो दोनों टाइप के फ्लावर्स बनाते हैं। ऑक्सैलिस एंड वोइला क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स भी बनाते हैं और कैस्मोगैमस फ्लावर्स भी बनाते हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर का मतलब ये है जो ऑटोगैमी में भी लिंक हो सकते हैं, जीनोगैमी में भी और गिटोगैमी में भी। कैस्मोगैमस फ्लावर्स में they open and have exposed stamen, and they open and have exposed stigma and anther। तो जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स है वो ऑटोगैमी भी कर सकते हैं, गिटोगैमी भी कर सकते हैं और वो जीनोगैमी भी कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल सारे फ्लावर्स जो तुम देखते हो, हिबिस्कस तुमने देखा, जो तुम्हें याद हो, मिशेलिया, पेपेवर, जो भी तुम्हें याद हो, वो सारे क्या हैं? कैस्मोगैमस। इनफैक्ट ऑक्सैलिस और वोइला भी दोनों टाइप के फ्लावर बनाते हैं। मतलब कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो सिर्फ क्लिस्टोगैमस बनाता है, कैस्मोगैमस तो सभी बनाते हैं, पर कुछ प्लांट्स क्लिस्टोगैमस भी बनाते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सैलिस और वोइला दोनों बनाते हैं। ठीक है,
तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स? एडवांटेज ये है कि इट प्रोड्यूसेस एश्योर्ड सीड सेट, मतलब इसमें उसको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि पॉलिनेशन हुआ या नहीं, विंड आया या नहीं, वाटर आया या नहीं, इंसेक्ट आया या नहीं, तो इसमें पक्का पक्का हमेशा सीड्स बनेंगे, सीड्स कंफर्म बनेंगे। तो ये प्रोड्यूसेस एश्योर्ड सीड सेट और इसको डिपेंड होना पड़ेगा पॉलिनेटिंग एजेंट पे। तो ये वाली बात समझ में आई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस फ्लावर्स? यस और नो? सर कैस्मोगैमस जो है वो तीनों में होते हैं, वो तीनों मोड कर सकते हैं ना, मतलब वो ऑटोगैमी चाहे तो ऑटोगैमी भी हो जाएगा और हीटोगैमी भी हो सकता है और जीनोगैमी भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा पॉलिनेटिंग एजेंट। ओके सर, बट ये जो क्लिस्टोगैमी है वो खाली ऑटोगैमी में, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे हैं कि कीटोगैमी और जीनोगैमी पे आते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि कीटोगैमी की बात करें तो ऑटोगैमी ज्यादा अच्छी होती होगी या जीनोगैमी? व्हाट डू यू से? क्या लगता है हिमांशु, तनिष्का, कृतिका, कौन सी बेटर होती होगी, ऑटोगैमी, जीनोगैमी? गैस करते हैं। हाँ, जीनोगैमी क्यों जसलीन? क्योंकि वेरी गुड, हाँ, जीनोगैमी में वो कह रहे हैं कि वेरिएशन आ सकती है और वेरिएशंस आर गुड, ठीक है। और ऑटोगैमी में एक प्रॉब्लम है, ऑटोगैमी से सेल्फ ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। सेल्फ ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? जब एक ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, सेल्फ ब्रीडिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोगैमी। मतलब क्या है? अगर कोई एक प्लांट अपने साथ ही पॉलिनेट होता रहे तो उसकी कमियां बाहर आ जाती हैं। उसकी कमियां माने उसके जो रिसेसिव ट्रेट्स हैं जो बहुत टाइम तक क्या थे, हिडन थे, वो बाहर आने लगते हैं। इससे उसकी जनरेशन इनफर्टाइल हो जाती हैं, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और जीनोगैमी का एडवांटेज है कि वो वेरिएशन लाता है, तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होती। पर ऑटोगैमी का एक एडवांटेज ये था क्या कि ये एश्योर्ड सीड सेट बनाता है, ठीक है। और जीनोगैमी का डिसएडवांटेज ये है कि इट विल हैव टू डिपेंड अपॉन पॉलिनेटिंग एजेंट। अगर पॉलिनेशन हुआ तो सीड बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। तो दोनों के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस है। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियर है? यस और नो? यस सर। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर कि ऑटोगैमी या जीनोगैमी, तो हीटोगैमी कहां फिट होता है? तो जीनोगैमी इज अच्छा, जेनेटिक वेरिएशंस आ रहे थे जीनोगैमी में। तो अगर मैं बोलूं हीटोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली क्या है? ये क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। यानी मतलब फंक्शनली ये काम कैसे हुआ? जीनोगैमी की तरह पॉलिनेटिंग एजेंट आया, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में लेके गया, तो पॉलिनेटिंग एजेंट से हुआ। तो फंक्शनल कैसे हुआ? ये क्रॉस पॉलिनेशन से। पर एक्चुअली इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इससे भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगी, है ना, क्योंकि जेनेटिकली सेम प्लांट में ही जा रहा है, तो जीन सेम है, तो जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो जेनेटिकली सेल्फ एंड फंक्शनली क्रॉस, दिस इज कीटोगैमी।
इससे कोई खास एडवांटेज नहीं है, हुआ भी मुश्किल से और फायदा भी कुछ नहीं हुआ। समझ में आई बात? तो let us talk about agents of pollination. Agents of pollination divided into two parts, biotic and abiotic. Agents of pollination. Self-pollination and cross-pollination क्या बोल रहा हूँ मैं? बायोटिक एंड एबायोटिक, सॉरी गलत लीजिएगा, बायोटिक एजेंट्स एंड एबायोटिक एजेंट्स। ठीक है, बायोटिक मीन्स लिविंग एजेंट्स यानी हनी बीज, वॉस, ठीक है, एनिमल्स, रोडेंट्स भी, मंकीज और रैट्स, ये भी पॉलिनेशन करा देते हैं। तो एग्जाम्पल्स आर, these are मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट, बीज सबसे बड़े पॉलिनेटिंग एजेंट है। और उसके अलावा वॉस, जिसे हम ततैया बोलते हैं, राइट, वॉस एंड फ्लाइज एंड even bigger animals like monkeys and rodents like rats can also cause pollination. ठीक है, abiotic agents में we have wind and water, wind and water। अब इन सब के अंदर प्लांट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ऐसे प्लांट्स को जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है उनके लिए क्या प्लांट को चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने अंदर, और ऐसे प्लांट्स जो विंड पॉलिनेटेड है उनके अंदर क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, और जो वाटर पॉलिनेटेड है उनके लिए क्या लाना। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसी वजह से हो जाता है। तो हम बात करें अगर विंड पॉलिनेटेड, इंसेक्ट पॉलिनेटेड में, तो हमें पता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स शुड बी, चलो वो बाद में आएगा, पहले विंड पॉलिनेटेड में आता है। तो विंड और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में pollen grains are light and non-sticky, so they can be transported with the wind। मतलब pollen grain non-sticky होना चाहिए, अगर pollen grain stick हुआ तो हवा के साथ कहीं पे भी चिपक जाएगा, that we don't want। Stamens well exposed होने चाहिए और हवा में लहरा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम जो कॉर्न खाते हो, कॉर्न जो छल्ली होती है उसके अंदर जो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स से निकलते हैं ना उसकी लीफ के अंदर, वो एक्चुअली उसके एंथर्स हैं, उसके क्या है, एंथर्स। तो वो लहरा रहे होते हैं खेत में, तो उसकी वजह से वो विंड पॉलिनेशन अच्छे से कर पाते। ठीक है, उसके अलावा एक्चुअली वो स्टिग्मा एंड स्टाइल भी होते हैं जो ऐसे लहरा रहे होते हैं। तो फेमिलियर एग्जांपल इज कॉर्न कॉब, तो जिसमें वो लहरा के उनको कैच कर रहे होते हैं। अब कुछ कहीं से वो रिलीज होंगे और दूसरी जगह पे उनको कैच भी करना है। तो इनके जो स्टिग्मा है वो कैसे होते हैं, फेदरी स्टिग्मा एंड लार्ज एंड ऑफन फेदरी स्टिग्मा। तो एक बार इनको मैं समराइज कर देता हूँ। तो हम विंड पॉलिनेटेड की बात कर रहे थे, विंड पॉलिनेटेड में हमने बोला pollen should be sticky or non-sticky? Non-sticky। Non-sticky pollen। Well exposed stamen, large and often feathery stigma। इसके एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब। ठीक है, अच्छा कॉर्न या मेज बोल दो, उससे बेटर रहेगा। प्लांट तो मेज है ना, कॉब तो उसको बोलते हैं जो का फ्रूट है ना। अच्छा, विंड पॉलिनेटेड के बाद आते हैं वाटर पॉलिनेटेड।
अच्छा, ग्रासेस आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, ग्रासेस भी इसमें ऐड करें, विंड पॉलिनेशन। अच्छा, वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेटेड बहुत अलग अलग टाइप का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर पॉलिनेटेड में एक तो हमें, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात ज्यादा कर रहे हैं, पर हमें पता है कि टेरिडोफाइट्स फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते, पर उसका एक मेंशन यहाँ पे दे रखा है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आर ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये पानी के पास ही रहते हैं और पानी से ही उनकी रिप्रोडक्शन होती है। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स इतना फैल नहीं पाए हमारी पृथ्वी पे, क्यों? क्योंकि उन्हें पानी के पास रहना पड़ेगा। उनको किसके पास रहना पड़ेगा? पानी के पास, क्योंकि देयर पॉलिनेशन डिपेंड्स अपॉन वाटर। तो समझ आया क्वेश्चन और आंसर? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स हैव लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, because of their need of distribution, need of water for transport of the medium। ठीक है। अब कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स की बात करें तो है वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला। वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड कुछ सी ग्रासेस है ज़ोस्टेरा। ये एग्जांपल्स हैं वाटर पॉलिनेटेड के। पर थोड़ा सा यहाँ पर इनके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में जानना पड़ेगा। तो कुछ वाटर एक्वेटिक प्लांट्स हैं दैट emerge, their flowers emerge over water and are pollinated by insects or wind, just like land plants. So not all aquatic plants are water pollinated. So some aquatic plants की कुछ अलग ही स्ट्रेटजी है, इसको अलग बॉक्स में भी बना सकते हो और तुम्हारे पास यहाँ पे जगह नहीं है। तो कुछ aquatic plants हैं, एग्जाम्पल इज वाटर हाइसिंथ एंड लिली। water hyacinth and water lily, ठीक है, where flowers emerge above the water surface, flowers emerge above the surface of water। अगर वो surface of water के ऊपर आ जाते हैं तो इनके अंदर pollination कौन करेगा? तो they are actually pollinated by wind और insect। So they are not water pollinated। ठीक है, तो इनकी स्ट्रेटजी कुछ और है। पानी के ऊपर फूल खिल जाएगा और उस पे इंसेक्ट आके पॉलिनेशन करे या विंड आके पॉलिनेशन करे। एक्वेटिक प्लांट है पर वाटर पॉलिनेटेड नहीं है। समझ आया ये एक्सेप्शन? यस और नो? वेलिसिनेरिया में फीमेल फ्लावर रीचेस एट द सरफेस ऑफ वाटर विद अ लॉन्ग स्टॉक एंड pollen grains are released on the surface of water. They are carried passively by water current and eventually some of them reach to the female flower। ठीक है, तो अब वाटर पॉलिनेटेड में याद रखिए एक दो पॉइंट्स पहले लिखे थे। एक तो इसके अंदर वाटर पॉलिनेटेड जो भी प्लांट्स आएंगे उनके अंदर म्यूसिलेजियस कवरिंग ऑफ पॉलन होगी। म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जो पानी से उस पॉलन ग्राइंड को खराब होने से बचाता है। प्रोटेक्ट्स पॉलन फ्रॉम वाटर। अगर वाटर ने पॉलिनेट करना तो पानी से उसे बचाना जरूरी है, तो वो उसके लिए पॉलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलेज की कोटिंग होती है। ठीक है, ये बात याद रहेगी। अच्छा, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में हम दो एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं वेलिसिनेरिया का और दूसरा एग्जांपल हमारा है हाइड्रिला का। सीग्रास। ठीक है, तो वेलिसिनेरिया में
Female flower emerges above the water. Female flower emerges above water, and pollens are carried by water current. Pollens are carried by water current. Sea grasses में female flower remains submerged, and pollen is ribbon-like and floats in the water. Pollen is ribbon-like and floats in water. तो अब यहाँ पे तुम्हें क्लैरिटी आनी चाहिए, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड हमारे क्या है, नॉन स्टिकी पॉलन, ठीक है, और स्टेबल लार्ज एंड नॉन फेजरी स्टिग्मा, ये तो क्लियर है ना। अब विंड पॉलिनेट वाटर पॉलिनेटेड में एक चीज जो हमें कंफर्म है कि पॉलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलेज की कोटिंग होनी चाहिए, पर उनकी स्ट्रैटेजीज अलग अलग है। वेलिसिनेरिया क्या करता है, फीमेल फ्लावर इसके ऊपर आ जाते हैं पानी के साथ, और पानी की सरफेस से पॉलन ग्रेन उस प्लांट के फ्लावर तक पहुंचते हैं। सपोज दिस इज द फ्लावर ऑफ द फीमेल वेलिसिनेरिया, तो वेलिसिनेरिया तक फ्लावर तक जो पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हुए पहुंच जाते हैं, ठीक है। और जो सी ग्रासेस है, सी ग्रासेस में जो पानी के अंदर होता है फ्लावर, फ्लावर पानी के अंदर सबमर्ज्ड है सी ग्रासेस, पर इनका जो पॉलन ग्रेन होता है वो लॉन्ग रिबन लाइक होता है, और वो पानी से फ्लोट करते करते उस फ्लावर तक। तो सी ग्रासेस में फ्लावर नीचे है पानी के, और वेलिसिनेरिया में वो ऊपर है। और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन दिखाना ही नहीं है। वाटर हायसिंथ और वाटर लिली ने फ्लावर ऊपर ले जाके एबायोटिक एजेंट्स पे डिपेंड करना। इज दिस क्लियर, येस और नो? कृतिका, तनिष्का, हिमांशु, जसलीन? Yes, sir. Okay. तो सी ग्रासेस में तुम ज़ोस्टेरा बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि सी ग्रासेस का एग्जांपल क्या है, ज़ोस्टेरा, ठीक है। तो ज़ोस्टेरा और हाइड्रिला, मोस्ट प्रोबेबली सी ग्रासेस में ज़ोस्टेरा विल बी एन एग्जांपल, और ज़ोस्टेरा जैसा ही होना चाहिए हाइड्रिला, बट वो कंफर्म करना पड़ेगा। Also maybe hydrilla is also similar to वेलिसिनेरिया, ठीक है। तो ये चीज हम मैं कंफर्म कर दूंगा, एक बार देख लो। बट विंड पॉलिनेटेड, वाटर पॉलिनेटेड और एक्वेटिक प्लांट्स, ये तीन डिवाइडेड है। अब हम आते हैं बायोटिक पॉलिनेशन। सर एक बार ये पूरा पेज दिखा दो। ओके सर, हो गया। अब अगर हम बायोटिक एजेंट्स की बात करें तो बायोटिक एजेंट्स में कौन कौन है जो पॉलिनेशन करता है? बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज एंड बीटल्स, ठीक है। और वॉस्प, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स एंड बैट्स, ये सारे क्या हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। लार्जर एनिमल्स लाइक लीमर्स, arboreal rodents, or even reptiles like lizards have been reported as pollinators. एलोवेरा और लिली जो लैंड पे होता है वो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अच्छा, अब इनको एक अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। दे हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स। इनको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? रिवॉर्ड्स। अगर रिवॉर्ड देंगे तो ही बीज वगैरह वापस आएंगे, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रैग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। तो अब कलरफुल होना पड़ेगा, स्मेल अच्छी होनी पड़ेगी, और
जो फ्लाइज और बीटल से सिक्रीट होते हैं उनके लिए बुरी ऑर्डर स्मेल आती है। जो हनी बीज और वॉस्प एक्सेट्रा है वो अच्छी स्मेल के लिए जाते हैं, और जो फ्लाइज और बीटल्स है वो बुरी स्मेल के लिए जाते हैं। तो उनके लिए प्लांट्स को बुरी स्मेल भी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। एनिमल की विजिट आती रहे इसके लिए उन्हें रिवॉर्ड प्रोवाइड करने पड़ते हैं, और वो रिवॉर्ड हो सकते हैं या तो नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन भी रिवॉर्ड की तरह दिया जाता है। मतलब कुछ पॉलन ग्रेन वो पॉलिनेट कर देंगे और कुछ वो खा भी जाते हैं, क्योंकि हमें पता है पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिशन, राइट। अच्छा, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड बार बार एक एनिमल को बार बार एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना पड़ता है, एक इंसेक्ट को एक से दूसरे में जाना पड़ता है, उसके हाथ पर पॉलन ग्रेन चिपक जाता है। तो पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी, नहीं, पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी इन दीज केस, और पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होता है विंड में, राइट। और जब वो स्टिग्मा पे जाता है तो स्टिग्मा की सरफेस की स्टिकी होती है, तो पॉलन को पकड़ लेती है, तो उसके हाथ पैर साफ हो जाते हैं। तो अब when animal carrying pollen on its body comes in contact with stigma, it brings about pollination. In some species, एक स्पेशल रिलेशन देखो, अमॉर्फोफैलस। अमॉर्फोफैलस एक बहुत बड़ा, ये पूरा लिख ही लेना, अमॉर्फोफैलस एंड यूका का रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन है? अमॉर्फोफैलस देखो कैसा दिखता है, बहुत बड़ा फ्लावर, देखो कितना बड़ा फ्लावर, ठीक है। तो ये 6 फीट तक बड़ा हो सकता है ये फ्लावर, ठीक है। और ये फ्लावर के अंदर बहुत जगह है ऑब्वियसली, इन जगहों पर मॉथ अपना एग्स ले करता है, मॉथ अपने एग्स ले करता है, और जब मॉथ ऐसे फ्लावर्स पे जाता है तो वो पॉलिनेशन कर देता है। तो इसमें दोनों का फायदा हो रहा है, तो इसको मैं अलग से लिखवा देता हूँ क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अमॉर्फोफैलस एंड यूका का रिलेशन। अमॉर्फोफैलस और यूका में ये रिलेशन है कि दे बोथ कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। मतलब अमॉर्फोफैलस को यूका की जरूरत पड़ेगी और यूका को अमॉर्फोफैलस, क्योंकि अमॉर्फोफैलस सिर्फ पॉलिनेट यूका से हो सकता है और यूका सिर्फ एग्स ले अमॉर्फोफैलस में कर सकता है। तो अगर एक चला गया, एक खत्म हो गया एक एरिया से, तो दूसरा भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये टाइट रिलेशन है, इट इज अ टाइट रिलेशन। और नहीं, अमॉर्फोफैलस और यूका अलग थे, सॉरी। प्लांट यूका अलग, मॉथ एंड यूका में है। अमॉर्फोफैलस एंड इंसेक्ट्स का रिलेशन है, और यूका और मॉथ का रिलेशन। यूका भी प्लांट है, तो अमॉर्फोफैलस एंड यूका आर प्लांट्स। अमॉर्फोफैलस इज अ लार्ज 6 feet tall फ्लावर जो नेक्टर और पॉलन ग्रेन का रिवॉर्ड नहीं दे रहा, इट प्रोवाइड्स प्लेस टू ले एग्स। ये इंसेक्ट्स को जगह देता है कि तुम अपने एग्स ले कर सकते हो इस फ्लावर। दिस इज अमॉर्फोफैलस, इंसेक्ट्स के साथ इसका रिलेशन। यूका का रिलेशन है विद मॉथ। तो यूका एंड मॉथ कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो यूका और मॉथ में थोड़ा सा और डिफरेंस है। तो मॉथ डिपॉजिट्स its egg in the locule। लोक्यूल याद आ रहा है क्या था? जहां पे ओव्यूल्स होते हैं। तो मॉथ जो है ओवरी के चैम्बर में, जहां पे ओव्यूल से सीड बनेंगे, वहां पर जाके अपना, ये मॉथ है सब। तो मॉथ अपने एग्स ले कर देता है इनटू दी लोक्यूल। लोक्यूल माने कैविटी में।
ठीक है। तो बाद में जब पॉलिनेशन पूरी हो गई, क्योंकि मॉथ ने इसको पॉलिनेट भी कर दिया, पहले ऊपर से चला, उसे पॉलिनेट कर दिया और उसके साथ अपने एग्स भी डाल दिए लोफ्यूल में, तो बाद में इसके सीड जो होगा, यूका का जो सीड होगा, उसके अंदर से, उसके अंदर यूका के सीड के अंदर, सोचो सीड के अंदर से यूका के जो छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग लार्वे होंगे वो बाहर आएंगे, एग्स गेट कन्वर्टेड इनटू लार्वे, और कुछ सीड्स के जो पार्ट्स होंगे उसको वो कंज्यूम कर लेंगे। किसको कंज्यूम कर लेंगे? इसको ये मान लो फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट, और ये है सीड। तो जो एग्स में से लार्वे आते हैं, ये मल्टीलॉक्यूलर होगा या जो भी है, इसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो सीड्स ज्यादा होने की वजह से, मल्टी ओव्यूल्स होने की वजह से, वो जो कुछ लार्वे हैं वो कुछ सीड्स को एज अ फूड भी कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ सीड्स जाके वहां पे लैंड में रह जाते हैं, तो जिनसे ये प्लांट फिर से ग्रो करता है। तो अगर मॉथ को स्पेस चाहिए तो वो यही स्पेस है, और यूका इसी से ही पॉलिनेट होता है, तो ये दोनों के बीच में टाइट रिलेशन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखें, इंसेक्ट्स कंज्यूम द पॉलन, अच्छा सॉरी यहाँ लिखा हुआ है, तो moth deposits its egg in the ovary which gets pollinated. The larvae of the moth come out of the egg and as the seed starts developing. उसके अलावा यहाँ पे अभी मिकोलॉजी में भी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, वो लास्ट फ्यू चैप्टर्स में, कि लार्वे जो है वो थोड़ा बहुत सीड्स को कंज्यूम भी कर लेते हैं एज अ फूड, ठीक है। तो moth larvae comes out as seed starts developing. बस लास्ट टॉपिक, अब कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिनेशन तो करते नहीं पर नेक्टर और पॉलन को ले जाते हैं, तो उनको बोलते हैं पॉलन रॉबर्स। मतलब पॉलिनेशन में काम करते नहीं पर नेक्टर ले जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? पॉलन रॉबर्स, दैट टेक द नेक्टर एंड पॉलन रिवॉर्ड्स बट डू नॉट डू द वर्क, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक था